इमेजिन कीजिए, आपके पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना है और आपके सामने जो दुश्मन खड़ा है ना, उसकी फौज आपकी सेना के 1/4 हिस्से से भी कम है। कागज पर तो जीत पक्की लग रही है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ही घंटों में आपकी पूरी सेना तबाह हो जाती है। इसलिए नहीं कि दुश्मन की तलवारें ज्यादा नुकीली थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज समझ आ गई थी जो आपको नहीं पता थी: डर और साइकोलॉजी की ताकत। और यही इतिहास के पन्नों को पलट देता है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ तारीखें या राजाओं के नाम रटने वाले नहीं हैं। आज हम एक हिस्टोरिकल टाइम मशीन में बैठेंगे और भारत के उन निर्णायक युद्धों को डिकोड करेंगे जिन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि पूरे युग की दिशा बदल दी। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन स्लाइड से शुरुआत करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक चमकता हुआ पृथ्वी का गोला है जिस पर भारत यानी इंडिया हाइलाइटेड है और उसके चारों तरफ नीली रेखाओं से जुड़े 4 बॉक्स हैं। अरे वाह, ये विजुअल तो काफी इम्पैक्टफुल लग रहा है। हाँ, और यहाँ लिखा है कि युद्ध सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं होते, वो युग की दिशा बदलते हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण राजपूतों से तुर्क, मुगल, मराठा और फिर ब्रिटिश क्राउन तक हुआ। मतलब प्राचीन काल के कलिंग से लेकर आधुनिक 1971 तक का सफर। लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट आ रहा है। मतलब सत्ता का हस्तांतरण इतने अलग-अलग हाथों में क्यों गया? कोई एक साम्राज्य टिक क्यों नहीं पाया? क्योंकि हर नए युग में ना नई रणनीतियां और कूटनीतियां आई और जिनके सामने पुराने साम्राज्य जो खुद को नहीं बदल पाए वो टिक नहीं पाए। अच्छा, मेक सेंस। और सर, यहाँ जो लाल बॉक्स है, एग्जाम अलर्ट वाला, इसमें क्या है? हाँ, एग्जाम के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। यहाँ Q1 में पूछा जा सकता है कि इस डीप डाइव का मेन थीम क्या है। उत्तर है साम्राज्यों और युगों का परिवर्तन। और Q2 है कि हम क्या कवर कर रहे हैं, तो वो है भारत के निर्णायक युद्ध। परफेक्ट। तो अब आगे बढ़े। चलिए अब प्राचीन काल में चलते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में तो एक अशोक चक्र है और उसके आर पार खून से सनी तलवारें रखी हैं। ये थोड़ा डार्क है। डार्क है लेकिन सच है। ये कलिंग युद्ध को दर्शाता है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ हेडलाइन है कि मौर्य सम्राट अशोक अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे और कलिंग का सामरिक और स्थल समुद्र व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा था। तो मतलब इकोनॉमी के लिए जरूरी था? बिल्कुल, लेकिन इस युद्ध में जो भीषण रक्तपात हुआ उसके बाद अशोक ने शांति का मार्ग अपना लिया और बौद्ध धर्म यानी धम्म की राह पकड़ ली। पर अगर कलिंग व्यापार के लिए इतना ही जरूरी था, तो अशोक ने जीतने के बाद युद्ध हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि इतने भारी रक्तपात ने उन्हें ये समझा दिया कि असली जीत जमीन के टुकड़े की नहीं होती बल्कि धम्म से लोगों के दिलों को जीतने में होती है। वाह, मतलब सॉफ्ट पावर। अच्छा, इस स्लाइड के लाल बॉक्स में एग्जाम के लिए क्या है? Q1 है कि कलिंग युद्ध कब हुआ। इसका उत्तर है 261 ईसा पूर्व। और Q2 है कि अशोक ने इसके बाद क्या अपनाया। उत्तर है बौद्ध धर्म। नोटेड। अब प्राचीन काल से आगे कहाँ चलेंगे? कलिंग की शांति से आगे बढ़ते हुए अब हम मध्यकालीन इतिहास की अगली स्लाइड पर आते हैं। हाँ, इस स्लाइड में मुझे एक ढाल दिख रही है जिस पर आग वाले तीर लग रहे हैं। ये तराइन का द्वितीय युद्ध है जो 1152 में लड़ा गया था। यहाँ लिखा है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह हारने के बाद मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी से लौटा। गौरी की रणनीति बहुत अलग थी। तेज घुड़सवार, दुश्मन को थकाना और भ्रमित करना। राजपूत सेना की संख्या बहुत अधिक थी। फिर भी एकता की कमी के कारण भारत में इस्लामिक सत्ता की नींव पड़ गई। यही मेरा डाउट है। अगर राजपूत सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, तो फिर वो हार कैसे गए? मतलब लॉजिकली तो उन्हें जीतना चाहिए था। हाँ, पर भीड़ जीत की गारंटी नहीं होती ना। राजपूतों में एकता की कमी थी और गौरी की तेज चकमा देने वाली घुड़सवार रणनीति के सामने वो भारी भरकम और बड़ी सेना टिकी नहीं पाई। अच्छा, रणनीति संख्या पर भारी पड़ गई। और इसका एग्जामिनर बॉक्स क्या कहता है? इसमें Q1 है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ। उत्तर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और Q2 में गौरी की जीत का कारण है जो है तेज घुड़सवार और भ्रमित करने वाली रणनीति। समझ गई। तीर और तलवारों के बाद क्या?
तीर और तलवारों के बाद अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां टेक्नोलॉजी ने पूरा गेम ही पलट दिया। हाँ, यहाँ तो एक बहुत बड़ी पुरानी तोप बनी है जिससे आग निकल रही है और साथ में बारूद का ढेर भी है। यह है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। यहाँ बुलेट पॉइंट्स बताते हैं कि ये टकराव बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच था। और सबसे बड़ी बात, भारत में पहली बार बारूद और तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। पहली बार? हाँ, बाबर की उन्नत सैन्य रणनीति ने लोधी की विशाल सेना को हरा दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पर क्या इब्राहिम लोधी को पता नहीं था कि बारूद और तोप का सामना कैसे करना है? बिल्कुल नहीं। भारत की सेनाओं के लिए ये एकदम नई चीज थी। आप सोचिए, तोपों की भयानक आवाज सुनकर ही लोधी के हाथी इतने डर गए कि वो पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाप रे, टेक्नोलॉजी का शौक। अच्छा, इस स्लाइड के रेड बॉक्स में क्या सवाल बन सकते हैं? Q1 है कि इस युद्ध में निर्णायक हथियार क्या थे? उत्तर, बारूद और तोपें। और Q2 है साल, जो है 1526। ठीक है, तो मुगल आ गए। मुगल साम्राज्य शुरू तो हो गया, लेकिन क्या वो सुरक्षित था? चलो अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल काफी शाही है। एक मुकुट के पीछे दो तलवारें आपस में टकरा रही हैं। माँ, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है, 1556 का। ये युद्ध महज 13 वर्षीय अकबर, जिनका नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, और 22 युद्ध जीत चुके अपराजय हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच था। हेमू युद्ध जीत ही रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंख में एक तीर लग गया। सेना में भगदड़ मच गई और सत्ता अगले 300 साल तक मुगलों के पास सुरक्षित हो गई। एक मिनट, सिर्फ एक तीर ने पूरा जीता जिताया युद्ध कैसे पलट दिया? उस समय सेना का पूरा मनोबल उनके राजा पर टिका होता था। जैसे ही लीडर हेमू घायल होकर हाथी से गिरा, सेना लीडरलेस होकर घबरा गई और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। मतलब सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की सबसे बड़ी कमजोरी। और एग्जाम बॉक्स में क्या है? Q1, ये युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, अकबर की सेना और सम्राट हेमू। और Q2 है कि हेमू कहां से थे? उत्तर है रेवाड़ी, हरियाणा। परफेक्ट। मुगलों का राज तो मजबूत हो गया, फिर आगे क्या हुआ? मुगलों का राज मजबूत जरूर हुआ, लेकिन एक योद्धा ने झुकने से साफ मना कर दिया। अगली स्लाइड देखते हैं। अरे वाह, यहाँ एक हवा में उछलता हुआ शानदार घोड़ा है, शायद चेतक, और एक भारी भाला बना हुआ है। बिल्कुल सही पहचाना। ये हल्दी घाटी का युद्ध है 1576। अकबर को गुजरात के लिए एक सुरक्षित मार्ग चाहिए था, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता अस्वीकार कर दी। तो सेनाओं का क्या अनुपात था? प्रताप के पास लगभग 1900 घुड़सवार और 1000 भील सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में 5000 सैनिक थे, जिनका नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। इतना फर्क? हाँ, लेकिन प्रताप का शुरुआती आक्रमण इतना प्रचंड था कि मुगल सैनिक 10-15 किलोमीटर दूर भाग गए, जिसे रक्त तलाई कहते हैं। प्रताप वहां से सुरक्षित निकल गए और 1583 में दिवेर के युद्ध में मुगलों को खदेड़ भी दिया। मेरा डाउट यही है कि महाराणा प्रताप की सेना इतनी छोटी थी, फिर भी मुगल सैनिक 10-15 किलोमीटर दूर क्यों भाग गए? क्योंकि राजपूत सेना का शुरुआती आक्रमण इतना तेज और आक्रामक था कि बड़ी मुगल सेना शॉक में आ गई। वो संभल ही नहीं पाया और जान बचाने के लिए पीछे हट गए। क्या बात है। अच्छा, लाल बॉक्स के क्वेश्चंस। Q1, मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है राजा मानसिंह प्रथम। और Q2, प्रताप की सेना में कौन सी जनजाति शामिल थी? उत्तर है भील जनजाति। याद रहेगा। राजपूतों के बाद क्या मुगलों को कोई और चुनौती मिली? राजपूतों के बाद मुगलों को एक और बड़ी चुनौती मिली, जिसने उन्हें पूरी तरह थका कर रख दिया। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में मुझे लाल किले के खंडहर दिख रहे हैं और उन पर एक मराठा भगवा झंडा लहरा रहा है। ये मुगल मराठा युद्ध है, जो पूरे 27 वर्षों तक चला। 27 साल? हाँ, शुरुआत शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य से हुई। औरंगजेब खुद दक्कन आया, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई और शिवाजी के बाद संभाजी, राजाराम और ताराबाई ने 27 साल तक निरंतर प्रतिरोध किया, जिससे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगलों का पतन शुरू हो गया। तो ये गुरिल्ला रणनीति क्या है जिसने इतने बड़े मुगल साम्राज्य को ही बर्बाद कर दिया? वो गुरिल्ला रणनीति में छुपकर अचानक हमला करना और दुश्मन के संभलने से पहले ही गायब हो जाना। इसके जरिए मराठों ने मुगलों की सप्लाई चेन काट दी और उनकी ऊर्जा पूरी तरह निचोड़ ली। ब्रिलियंट। और इसका एग्जाम अलर्ट? Q1 है इस संघर्ष की अवधि, जो 27 साल है। और Q2 है शिवाजी के बाद प्रतिरोध किसने जारी रखा? उत्तर, संभाजी, राजाराम और ताराबाई। ठीक है, अब मुगल तो कमजोर हो गए, तो क्या मराठों ने कब्जा किया? मुगल कमजोर हो रहे थे
और इसी बीच एक नई विदेशी ताकत ने एक नया खेल शुरू कर दिया। अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिक्का है और उसके ऊपर एक खंजर रखा है, मतलब धोखा। बिल्कुल, ये है 1757 का प्लासी का युद्ध। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता किलेबंदी का विरोध किया, जिसे ब्लैक होल घटना से जोड़ा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति से नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत दे दी। ओहो। भागीरथी नदी के तट पर नवाब के 50,000 सैनिक थे और ब्रिटिश सिर्फ 3,000, पर मीर जाफर लड़ाई नहीं। ये एक धोखा था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। पर अगर नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, तो क्या उन्हें मीर जाफर के इस धोखे का पहले से कोई अंदाजा नहीं था? नहीं, नवाब को इसका अंदाजा तब लगा जब युद्ध के मैदान में मीर जाफर की टुकड़ी ने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। इसलिए इसे हथियारों से ज्यादा साजिश की जीत कहा जाता है। कितनी बड़ी गद्दारी। यहाँ एग्जाम के लिए क्या प्रश्न है? Q1 प्लासी में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण। उत्तर, मीर जाफर का धोखा। और Q2 ये युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? उत्तर, भागीरथी नदी। ओके, पर बंगाल में अंग्रेज आ चुके थे, तो उत्तर भारत में क्या चल रहा था? उत्तर भारत में मराठों का विस्तार हो रहा था। अगली स्लाइड देखते हैं कि वहां क्या हुआ। इस स्लाइड में एक योद्धा का लोहे का हेलमेट है और पीछे एक ऊंट है जिस पर तोप रखी हुई है। हाँ, ऊंट वाली तोपें। ये पानीपत का तृतीय युद्ध है, 1761। मराठा विस्तार का सीधा टकराव अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से हुआ। अच्छा। अब्दाली को रुहेला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का आर्थिक साथ मिल गया। अब्दाली ने मराठा शिविर की खाद्य आपूर्ति रोक दी, जिससे भूखमरी फैल गई। 14 जनवरी 1761 को 60-70 हजार मराठे मारे गए। ये बहुत शॉकिंग है। मराठे जितने फुर्तीले थे, वो खुले मैदान में भूखमरी का शिकार कैसे हो गए? क्योंकि यह युद्ध उनके घर यानी दक्कन से बहुत दूर लड़ा जा रहा था। अब्दाली ने उनके सारे सप्लाई रास्ते काट दिए, जिससे उनके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं। स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेड। एग्जाम बॉक्स में क्या है? Q1 पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और Q2 अब्दाली का साथ किसने दिया? उत्तर, शुजाउद्दौला। ठीक है, तो पानीपत में मराठों की हार का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इसका सीधा फायदा कैसे उठाया, चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ एक पुराना शाही फरमान है जिस पर मुहर लगी है और साथ में एक बंदूक भी रखी है। ये है बक्सर की लड़ाई, 1764। मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार कर खत्म कर अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इसके बाद मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों के हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ी। तीनों एक साथ? हाँ, और ये प्लासी जैसा धोखा नहीं, असली सैन्य जीत थी। इसके बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे अंग्रेजों को दीवानी यानी राजस्व अधिकार मिल गए। पर अगर प्लासी धोखा था, तो बक्सर की लड़ाई को अंग्रेजों की असली जीत क्यों कहा गया? क्योंकि यहां अंग्रेजों ने बिना किसी धोखे के अपने उत्कृष्ट अनुशासन और तोपों के दम पर भारत की 3 बड़ी संयुक्त सेनाओं को आमने सामने की लड़ाई में हराया था। मतलब फेयर एंड स्क्वायर। बॉक्स में क्या सवाल है? Q1 अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है हेक्टर मुनरो। और Q2 युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? उत्तर, इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों को तो रेवेन्यू मिल गया, फिर आगे विद्रोह कैसे हुआ? अंग्रेजों के 100 साल के अत्याचार के बाद भारत का गुस्सा कैसे फूटा, आइए अगली स्लाइड पर देखते हैं। इस विजुअल में एक बंदूक है और उसके ऊपर एक जला हुआ धुआं छोड़ता कारतूस है। ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण हैं। कॉजेस। डलहौजी की राज्य हड़प नीति, किसानों का शोषण और पारंपरिक उद्योगों का पतन इसका बेस था। तात्कालिक कारण था नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह। मंगल पांडे ने 34वीं BNI में विद्रोह किया और 10 मई को मेरठ से शंखनाद हो गया। पर क्या इतने बड़े विद्रोह का कारण सिर्फ वो चर्बी वाले कारतूस ही थे? बिल्कुल नहीं। कारतूसों ने तो सिर्फ बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। असल गुस्सा तो पिछले 100 सालों के आर्थिक और राजनीतिक शोषण का था, जो अंग्रेजों ने किया था। अच्छा, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। लाल बॉक्स क्या कहता है? Q1 है तात्कालिक कारण, जो है चर्बी वाले कारतूस, और Q2 है मंगल पांडे की बटालियन 34वीं BNI। अब ये विद्रोह कहाँ फैला? विद्रोह की शुरुआत तो हो गई, पर ये कहाँ फैला, आइए अगली मैप वाली स्लाइड पर देखते हैं। अरे, ये भारत का एक 3D मैप है जिसमें लाल रंग के चमकते हुए बिंदु हैं। हाँ, ये लाल बिंदु विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिखा रहे हैं।
दिल्ली पर कब्जा कर 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। और बाकी जगह? कानपुर और लखनऊ में नाना साहेब और तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस था और बिहार के जगदीशपुर में 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह अपनी छापामार रणनीति से लड़ रहे थे। एक बात समझ नहीं आई, बहादुर शाह जफर 82 साल के थे और कुंवर सिंह 80 के, फिर भी सिपाहियों ने उन्हें अपना लीडर क्यों चुना? क्योंकि आंदोलन को एक ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक और सम्माननीय चेहरे की जरूरत थी जिसके नाम पर पूरे भारत को एकजुट किया जा सके। उनकी उम्र से ज्यादा उनका रसूख जरूरी था। अच्छा, एक सिंबल के तौर पर। और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? Q1 है कि दिल्ली में किसे सम्राट घोषित किया गया, उत्तर बहादुर शाह जफर। और Q2 है कि बिहार से नेतृत्व किसने किया, उत्तर वीर कुंवर सिंह। तो इतने बड़े क्रांति का आखिर अंजाम क्या हुआ? आइए अगली स्लाइड पर देखते हैं कि आखिर अंजाम क्या हुआ। इस स्लाइड में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो टूट रहा है और उसके ठीक बीच में ब्रिटिश शाही मुकुट यानी क्राउन आ गया है। हाँ, ये 1857 के परिणाम हैं। विद्रोह का दमन हो गया क्योंकि केंद्रीकृत कमांड की कमी थी और सिख तथा गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने भीषण अत्याचार किए, लेकिन 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में गई और गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया। पहले थे लॉर्ड कैनिंग। अगर सभी भारतीय एक साथ मिलकर लड़े होते तो क्या 1857 में ही भारत आजाद हो जाता? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी कमी केंद्रीकृत कमान की ही थी। अगर सभी विद्रोही एक साथ और एक योजना के तहत हमला करते तो इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। काश ऐसा होता। खैर, Q1 और Q2 क्या है यहाँ? Q1 है कि सत्ता किसके हाथ में गई, उत्तर ब्रिटिश ताज क्राउन। और Q2 है कि पहले वॉइसरॉय कौन थे, उत्तर लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ से आजादी की तरफ बढ़ें। 1857 से सीधे हम आजाद भारत में आते हैं, जहां एक आधुनिक शक्तिशाली भारत दुनिया के सामने खड़ा था। अगली स्लाइड देखते हैं। वाओ! यहाँ एक मॉडर्न फाइटर जेट उड़ रहा है और उसके नीचे एक सेना की टोपी रखी है। ये 1971 का भारत-पाक युद्ध है। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार के खिलाफ मुक्ति संग्राम चल रहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरबेस पर हमला किया। फिर भारत ने क्या किया? भारत का प्रहार बहुत भयंकर था। INS विक्रांत की नाकेबंदी और लोंगेवाला की जीत। महज 13 दिन में युद्ध खत्म हो गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ और नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। मुझे यही पूछना था, इतना बड़ा युद्ध महज 13 दिनों में कैसे खत्म हो गया? ये भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के परफेक्ट तालमेल और मुक्ति वाहिनी के लोकल सपोर्ट का बेहतरीन नतीजा था। सब कुछ एकदम सिंक्रोनाइज था। क्या बात है। और लाल बॉक्स में क्या जानकारी है? Q1 युद्ध कितने दिन चला, उत्तर 13 दिन। और Q2 कौन सा नया राष्ट्र बना, उत्तर बांग्लादेश। बहुत ही गर्व की बात है। तो हमने इतने सारे युद्ध देखे, इसका निष्कर्ष क्या है? तो हमने प्राचीन काल से लेकर 1971 तक का सफर तय किया। अब हमारी आखिरी स्लाइड पर देखते हैं कि इसका सार क्या है। इस स्लाइड में एक चमकती हुई रेत घड़ी यानी ओवरग्लास है। ऊपरी हिस्से में पुरानी तलवारें ढाल है और नीचे के हिस्से में मॉडर्न चमकते हुए आकार है जो बदलते समय का प्रतीक लग रहे हैं। बिल्कुल। इसके कंटेंट में 4 मेन सबक हैं। पहला, एकता का अभाव। तराइन से लेकर 1857 तक हमारी आंतरिक फूट ने हमें हरवाया। दूसरा, तकनीक और अनुशासन। पानीपत और बक्सर में तोपखाने ने बड़ी सेनाओं को हराया। तीसरा, कूटनीति और छल, जैसे प्लासी बिना लड़े जीता गया। और चौथा, सशक्त आधुनिक भारत। 1971 ने साबित किया कि एक एकजुट भारत अजेय है। तो क्या भविष्य के युद्ध सिर्फ उन्नत तकनीक से ही जीते जाएंगे? तकनीक जरूरी है, लेकिन 1971 का युद्ध हमें ये सिखाता है कि सबसे बड़ा हथियार देश की एकता और स्पष्ट रणनीति है। बिल्कुल सही। और आखिरी एग्जाम अलर्ट। Q1 तराइन से 1857 तक हार का मुख्य कारण, उत्तर एकता की कमी और आंतरिक फूट। और Q2 कौन सा युद्ध कूटनीति से जीता गया, उत्तर प्लासी का युद्ध। ग्रेट।